साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी में आप सभी को आज मैं प्रेजेंट टेंस के तीसरा रूप पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है साथियों, इसे देख लेते हैं। कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी पहचान देखते हैं साथियों। तो साथियों, इसका पहचान ये होता है, इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें काम का पूर्ण हो जाना वर्तमान काल में पाया जाता है। फिर कहा गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, या है, आ है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। किस वाक्य के अंत में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के लिए, एक वचनकर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो एक वचनकर्ता के लिए सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद हैज लगाएंगे। हैज अगर कोई आपसे पूछे क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर से अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये साथियों सूत्र है। तो देखिए साथियों, जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो मैंने बताया था पहचान इसकी क्या होती है, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने कहा जिस वाक्य के अंत में चुका है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। या एक और तरीका बता दे रहा हूँ, आप वाक्य के अंत में सबसे पहले देखें, वाक्य के अंत में है तो इसलिए प्रेजेंट, और उसके पहले चुका है इसलिए परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो इसका अनुवाद साथियों देखते हैं। तो इसका अनुवाद साथियों होगा, राम हैज गॉन टू स्कूल। मैंने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं, इसलिए राम करता है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाना है हैज, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो साथियों देखिए, जाना मेन वर्ब है, इसलिए जाना का अंग्रेजी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर उसके बाद जो शेष बचा वही आपका ऑब्जेक्ट है, तो टू स्कूल ऑब्जेक्ट। तो राम हैज गो टू स्कूल। साथियों इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो साथियों दूसरा अनुवाद आप सब करिए, उसने एक सांप मार दिया है। देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, ही हैज किल्ड ए स्नेक। देखिए मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में या है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड हुआ। तो ही हैज किल्ड ए स्नेक। दूसरी पहचान मैं बता देता हूँ साथियों, अगर जिस वाक्य में हैज हैव रहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा अनुवाद साथियों देखिए, सीता एक गीत गा चुकी है। यहाँ देखिए सीता एक गीत गा चुकी है, तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा। इसका साथियों अनुवाद होगा, सीता हैज संग ए सॉन्ग। साथियों ये आपको मालूम रहना चाहिए कि किसके साथ हैज लगाना है। तो किसके साथ हैज लगाना है? एक वचनकर्ता के साथ। तो साथियों देखिए,
बहुवचनकर्ता के लिए इसका सूत्र क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे साथियों देखिए, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, एग्जाम्पल, इसका अनुवाद देखिए साथियों। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। तो देखिए मैंने बताया था कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए भेजा, भेजा में आ है, आ का मात्रा इसलिए आ है, तो आ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। और मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं, इसलिए यहाँ आई मतलब मैंने करता है, तो कर्ता के बाद हैव लिखना है, फिर उसके बाद सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर टू हिम। साथियों इसका देखिए दूसरा अनुवाद आपको करना है, तुम उसकी प्लेट तोड़ दी है, तो इसका अनुवाद करिए साथियों। तो साथियों इसका अनुवाद होगा यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। तो ये जानते रहिए, सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो ब्रोकन हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है हिज प्लेट, उसकी प्लेट। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। ये सूत्र जानते रहिए, इसी सूत्र के अनुसार आप रखते चले जाइए। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं। तो साथियों इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद साथियों होगा दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन। तो दे में उन्होंने, उन्होंने बहुवचन करता है इसलिए हैव लगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑल दियर लेसन। तो साथियों चौथा अनुवाद कीजिए, हमने किताब पढ़ चुके हैं। तो साथियों इसका अनुवाद होगा वी हैव रीड बुक। इसे रेड पढ़ते हैं, यू हैव रेड ए बुक, थर्ड फॉर्म है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो एक साथियों निगेटिव सेंटेंस चलते हैं। तो साथियों देखिए निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें जिस वाक्य में नहीं होते हैं। तो एक वचनकर्ता के लिए इसका सूत्र देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हैज लगाना है, फिर उसके बाद नॉट लगाना, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल है, उसने गाना नहीं गाया है, तो ये कैसा, अगर आपसे कोई पूछे कैसा वाक्य है, तो ये निगेटिव सेंटेंस वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है। तो अगर कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको देखना वाक्य के अंत में अगर है तो प्रेजेंट, फिर उसके पहले या तो परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है या निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद साथियों होगा, तो इसका अनुवाद होगा ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग। उसने गाना नहीं गाया है। सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, सिर्फ हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ हैज के बाद क्या लगा? नॉट लगा। और हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। देखिए ई, अगर ई आ जाए, जैसे आप जानते हैं चुक्की में बड़ी ई का मात्रा रहता है, फिर उसके बाद इसलिए
ई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, घबराने की कोई बात नहीं। तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। इसका अनुवाद होगा साथियों, देखिए तो साथियों इसका अनुवाद होगा द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। द कारपेंटर में होता है बढ़ई, फिर उसके बाद हैज लगाना है कर्ता के बाद, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, देखिए साथियों सूत्र में। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक का थर्ड फॉर्म मेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो कुर्सी द चेयर। इसका अनुवाद यही हुआ द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। तीसरा अनुवाद कीजिए साथी। तो साथियों वह बाजार नहीं गया। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। तो इसका अनुवाद होगा साथियों ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। तो साथियों बहुवचनकर्ता के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखिए मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा। तो इसका अनुवाद हुआ साथियों आई हैव नॉट रीड योर लेटर। सिर्फ इसमें हैव के बाद नॉट लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, यही जानते रहिए। और ये कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव है इसलिए। और ये कैसे जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं है। तो दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद साथियों आपको करना है उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा साथियों। तो इसका अनुवाद हुआ साथियों दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। तो उन्होंने और उसने में अंतर होता, जब उन्होंने रहे तो वहाँ दे लगाना है, जब उसने रहे तो वहाँ ही लगाना है या सी लगाना है। तो यहाँ उन्होंने है तो इसलिए यहाँ दे लगा, और दे लगने के बाद हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद सोल्ड द हॉर्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए साथियों ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा। तो दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों। तो तीसरा अनुवाद हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए इसका अनुवाद साथियों होगा। तो साथियों इसका अनुवाद होगा वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। सच मिस होता है ऐसा, सीन मिस देखा। तो साथियों इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक एक शब्द पहले हो दूसरा बीच में हो। तो देखिए इसका सूत्र क्या, सबसे पहले हैज हैव लिखना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कब हैज हैव सबसे पहले लिखना है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो, या क्या शब्द पहले हो। देखिए यहाँ जैसे क्या शब्द पहले, तो देखिए शब्द जैसे क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो क्या शब्द यहाँ पहले है इसीलिए हैज हैव लगेगा, वो भी कर्ता के अनुसार। मैंने कहा था जब उसने रहे तो ही, तो इसलिए यहाँ ही के साथ क्या हैज लगेगा, एक वचन है ना इसलिए। साथियों इसका अनुवाद होगा हैज ही सोल्ड हीज काऊ। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, सेल मिस होता है बेचना, हिज मिस अपनी, काऊ मिस गाय। मैंने लिखाया है नोट में किसके साथ कब अपने के लिए क्या लगेगा, तो इसलिए इसका अनुवाद यही हुआ
हैज ही सोल्ड हिज काऊ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो कीजिए साथियों। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा साथियों। देखिए साथियों, इसका अनुवाद हुआ हैव यू लर्नड योर लेसन। क्योंकि तुम बहुवचन है इसलिए यहाँ हैव लगा। ठीक साथियों, देखिए यहाँ अपने के लिए योर हो गया, वहाँ अपने के लिए हिज हो गया। ये मैं नोट में लिखा चुका हूँ। तीसरा अनुवाद कीजिए। क्या मैंने यह घर नहीं देखा है? देखिए इसका अनुवाद क्या होगा साथियों। देखिए साथियों, क्या मैंने यह घर देखा है? तो इसका अनुवाद होगा हैव आई सीन दिस हाउस। अगर नहीं रहे तो कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। तो लेकिन अभी मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हैव आई सीन दिस हाउस। अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए, क्या मैंने यह घर देखा है? तो इसका अनुवाद होगा हैव आई सीन दिस हाउस। देखिए जैसे अनुवाद साथियों, इसका लड़का कहाँ भाग गया है। इसका अनुवाद देखिए साथियों। देखिए साथियों, इसका अनुवाद होगा वेयर हैज द बॉय रन अवे। तो देखिए मैंने कहा प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। वही डब्ल्यू टाइप्स, यहाँ देखिए डब्ल्यू से प्रारंभ हुआ, वेयर मीन्स कहाँ, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी गई, फिर उसके बाद हैज लगाया गया, फिर उसके बाद द बॉय कर्ता लिखा गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा अनुवाद की तो साथियों, दूसरा अनुवाद आप सब कीजिए। उन्होंने इसे कैसे किया है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा साथियों इसका अनुवाद होगा हाउ हैव दे डन दिस। हाउ मीन्स कैसे कहा गया। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर उसके बाद हैव कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद उन्होंने का अंग्रेजी दे, फिर उसके बाद किया का अंग्रेजी डन, फिर इसे का अंग्रेजी दिस। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना साथियों, इसे नहीं भूलना। साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए। तुमने यह पुस्तक कब पढ़ी है। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा साथियों। तो साथियों इसका अनुवाद होगा व्हेन हैव यू रीड दिस बुक। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। नोट में साथियों देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। साथियों देखिए नोट में मैंने लिखा कि अगर वाक्य में कितने, कितना, किसकी, कौन सा के साथ इनसे संबंधित संज्ञा भी लिखती हैं। तो जैसे वाक्य में लिखा गया बच्चा कितना दूध पी चुका है, तो कितना के बाद देखिए दूध आया, तो ये नाउन है। इसके साथ इसकी अंग्रेजी के साथ इसकी भी अंग्रेजी लिखना है। तो जैसे इसका अनुवाद साथियों देखिए। तो इसका अनुवाद साथियों होगा हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड ड्रंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा। दूसरा अनुवाद साथियों कीजिए। दूसरा अनुवाद साथियों, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा। साथियों इसका अनुवाद हुआ हाउ मैनी बॉयज हैव कम हियर टुडे। देखिए कम में साना, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म कम हो जाता है। और मैंने बताया कितने के साथ जो भी संज्ञा है उसकी भी अंग्रेजी साथ में लिखनी है। तो देखिए कितने का अंग्रेजी हाउ मैनी, लड़के का अंग्रेजी बॉयज, बहुवचन हुआ इसलिए है लगा सर। ठीक साथियों। साथियों नोट में देखिए दूसरा नोट, अगर वाक्य में कौन प्रश्नवाचक शब्द है कर्ता का काम करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसे कौन अपनी पुस्तक लाया है, या कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी। तो इसका अनुवाद साथियों देखते हैं। तो साथियों इसका अनुवाद होगा हु हैज़ ब्रॉट हिज बुक।
दूसरा अनुवाद, कौन मैदान में खेल चुका है, इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए इसका अनुवाद होगा साथियों, इसका अनुवाद होगा साथियों, हु हैज प्लेड इन द फील्ड। साथियों देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं, फिर उसके बाद नहीं होता है, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या शब्द पहले है, इसलिए इंट्रोगेटिव, उसके बाद नहीं है निगेटिव। ये कैसा एक वाक्य है तो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका अनुवाद साथियों देखिए क्या होगा। तो ऐसे वाक्य में कर्ता के अनुसार कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो देखते हैं अनुवाद इसका क्या होगा साथियों। तो इसका अनुवाद होगा साथियों, हैव यू नॉट कॉट ए थीप। कॉट मीन्स पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना, तो कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है। ए थीप मीन्स चोर। तो हैव यू नॉट कॉट ए थीप, क्या तुमने एक चोर नहीं पकड़ा है। साथियों दूसरा अनुवाद आपको करना है, तुमने ये पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। तो कीजिए दूसरा अनुवाद साथियों। देखिए दूसरा अनुवाद साथियों होगा, इसका अनुवाद होगा, व्हाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। तो मैंने कहा था जब क्यों शब्द बीच में हो तो इसके अंग्रेजी सबसे पहले, और इसका अनुवाद करते समय कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाना। देखिए कर्ता तुम है, तुम के बाद यू, यू के बाद नॉट लगा। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों। तीसरा अनुवाद साथियों करना है आपको, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग नहीं ले चुकी हैं। तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए अनुवाद इसका क्या होगा साथियों। तो साथियों इसका अनुवाद होगा, हाउ मेनी गर्ल्स हैव नॉट टेकन पार्ट इन द ड्रामा। तो साथियों इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ।